में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का पाठ नंबर 8, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, यह जीव विज्ञान का चैप्टर है और जो बच्चे 11वीं में जाके मेडिकल लाइन लेना चाहते हैं उनके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में अभी जो हम पढ़ेंगे ये बेस है और इसका जो आगे का जो एडवांस चैप्टर है वो हमें क्लास 11th और क्लास 12th में देखने को मिलता है। तो इसलिए जो बच्चे अगर ये सोचते हैं कि वो उन्हें 11th और 12th में जाके मेडिकल से पढ़ना है और आगे जाके डॉक्टर या फिर मतलब इस टाइप के कोर्सेज उन्हें करने हैं, तो उसके लिए उन्हें चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को ध्यान से समझें। ठीक है, तो आइए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा जनन क्या होता है। जनन का मतलब होता है कि अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करना। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, लिखा है ना जनन। इस जनन का मतलब क्या है? जनन का मतलब होता है अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करना। उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव जो है वो अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। जीवों के जनन की क्रिया विधि पर चर्चा करने से पूर्व हमें यह समझना जरूरी होगा कि जीव जनन क्यों करते हैं। ठीक है, मतलब जीव जो है वो जनन क्यों करते हैं। तो कभी आपने सोचा कि जीव जनन करते क्यों हैं? देखिए बच्चों, इसका आंसर ये है कि जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, अगर वो जनन नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रह सकते पृथ्वी पर। मतलब अपने अस्तित्व को, अपनी प्रजाति को धरती पर बचा रखने के लिए उनका जनन करना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कोई जानवर है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है। ठीक है, अगर मान लीजिए भैंस या गाय की बात करते हैं हम। ठीक है, अगर गाय जनन ना करे, मतलब गाय अपनी जैसी संतान उत्पन्न ना करे, तो क्या होगा? जब वो गाय मर जाएगी तो क्या होगा? धरती पर से गाय की जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जाएगी, है ना। इसलिए जितने भी जीव हैं वो अपने आप का अस्तित्व पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वास्तव में पोषण, श्वसन और उत्सर्जन जैव आवश्यक प्रक्रमों की तुलना में किसी जीव को जीवित रखने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। ठीक है, जनन जो है किसी जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ उस जीव का अस्तित्व पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न, मतलब एक जैसी संतान पैदा करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। फिर भी क्या होता है? जितने भी जीव हैं वो सभी क्या करते हैं? वो सभी जीव क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, मतलब ये अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो भी हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं ना। ठीक है, हम अपने आसपास बहुत सारे जीव देखते हैं, घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, है ना। इसका मतलब क्या है? वो हम उनको इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि वो जीव जो क्या है वो क्या कर रहे हैं? अपनी एक जैसी संतान उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब वो जनन कर रहे हैं, जिसके कारण उनका अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना हुआ है। ठीक है, ऐसे मनुष्य की बात करें तो हमारी जो मनुष्यों की जो प्रजाति है वो भी इस पृथ्वी पर हमें देखने को मिलती है, हमारे जैसे दूसरे लोग है ना पृथ्वी पर। तो वो क्यों हैं? क्योंकि वो जनन करते हैं, अपनी ऐसी संतानें उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार जो मनुष्यों की जो प्रजाति है पृथ्वी पर उनका अस्तित्व है। इसी प्रकार जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर वो सभी भी क्या करते हैं? जनन के द्वारा अपना अस्तित्व पृथ्वी पर कायम रखते हैं। ठीक है, आगे होगी बात समझ में कि जितने भी जीव जनन क्यों करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब आता है कि क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। प्रतिकृति क्या होती है? मतलब अपनी डुप्लीकेट कॉपी। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई एक पेज है, अगर हमने उसकी फोटोकॉपी करेंगे तो क्या होगा? जो फोटोकॉपी आएगी वो जस्ट जो ओरिजिनल पेज है उसकी एकदम डुप्लीकेट आती है ना, एकदम एकदम डिट्टो वही रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही पढ़ना है हमने, क्या जीव जो है वो पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। मतलब जब जीव जनन करते हैं तो उनके द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं क्या वो हूबहू उनकी जैसी होती हैं? अच्छा, तो देखते हैं ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सोचिए, आप हैं, आपके जो माता पिता क्या हैं? आपके जो माता पिता हैं और आप जो हैं, ठीक है, तो क्या उनके जैसे हैं? है ना, मतलब आप जो हैं और आपके जो माता पिता हैं दोनों हमशक्ल, मतलब तीनों हमशक्ल नहीं है ना। आपके माता पिता और आप हमशक्ल नहीं है, लेकिन क्या उनके जैसे तो हैं, लेकिन हूबहू वैसे नहीं है ना। मतलब जब आपकी जो मतलब आपका जो डीएनए है और आपके जो माता पिता का डीएनए जो होगा वो एक जैसा तो होगा, लेकिन एग्जैक्ट एक ही नहीं होगा। मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा आपके डीएनए में और आपके
माता पिता के डीएनए में। हाँ, उनका मैच, आपके माता पिता को और आपका डीएनए मैच तो करेगा, लेकिन 100% मैच नहीं करेगा। अगर 100% मैच हो जाता तो क्या होता, आपकी जो शक्ल थी वो अपने माता या पिता से ही मिलती, लेकिन ऐसा तो नहीं है, आपकी शक्ल जो है वो माता पिता से भिन्न होती है। ठीक है, मतलब हल्की फुल्की मिलती है, एग्जैक्ट तो नहीं मिलती ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी जनन होता है तो जीव जो होते हैं, जब वो जनन करते हैं, उनकी जो संतानें होती हैं वो, उनकी जो कॉपी होती है वो हूबहू नहीं होती, उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। आइए इस बात को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे विभिन्न जीवों की अभिकल्प आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। जैसे कि जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, उन सभी का आकार जो है, आकृति जो है वो समान होने के कारण ही वो एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे मनुष्यों की बात करें तो सभी मनुष्यों की आकृति एक जैसी होती है ना, इसलिए वो एक जैसे दिखाई देते हैं। घोड़े हैं, उनकी आकृति एक जैसी होती है, इसलिए वो एक जैसे दिखाई देते हैं। तो शरीर का विकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। ठीक है, शरीर अगर एक जैसा है, मतलब हमारा जो शरीर और हमारे माता पिता का जो शरीर है वो एक जैसा ही है ना, देखने में हमारे भी 2 हाथ हैं, 2 आँखें, नाक है, कान है 2। ठीक है, तो हमारे ऐसे ही हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके भी 2 आँख, 2 हाथ, 2 नाक, ठीक है, मतलब कान वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ें सेम है। ऐसा मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट और हमारे जो माता पिता हैं उनकी बॉडी का ब्लूप्रिंट सेम है। ब्लूप्रिंट का हम ऐसा बोल सकते हैं कि आधार, जो शरीर का जो आधार है वो दोनों का सेम है, मतलब शरीर जो है एक जैसा ही है दोनों का। ठीक है, कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं, कोशिका में केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। ठीक है, कोशिका जो होती है, कोशिका केंद्र में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। उन डीएनए के अंदर क्या होता है, अनुवांशिकता का संदेश छुपा होता है। ठीक है, जो जनक से संतति पीढ़ी में आ जाता है। मतलब जब जनन होता है, जब माता पिता से जनन होके जब नई संतान उत्पन्न होती है तो क्या होता है, तो डीएनए के अंदर सारे गुण विद्यमान होते हैं, तो मतलब जानकारी विद्यमान होती है। वही जानकारी क्या होती है, जीव के अंदर स्थानांतरित हो जाती है, पहुंच जाती है। ठीक है, जो जनक से संतति पीढ़ी में आ जाता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना नहीं होती है। ठीक है, मतलब जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, प्रोटीन के लिए जानकारी विद्यमान होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी भिन्न होंगे। पर जब ये संदेश जो होते हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, जब संदेश कॉपी होते हैं थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, इसलिए जब इनसे वो जीव बनेंगे नए तो उनमें भी थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा। जैसे कहा जाए, इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जो हम जो हैं अपने माता पिता से थोड़े बहुत भिन्न होते हैं, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो हमारे माता पिता के डीएनए से मैच कर रहा है, लेकिन 100% मैच नहीं करता, 70-80% तक मैच कर जाता है। अगर 100% तक मैच करता है तो हम एकदम हूबहू होते हैं उन्हीं के जैसे, लेकिन थोड़ा बहुत मैच करता है, थोड़ा बहुत मैच नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं इसके आगे। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। मतलब जनन होता है तो जनन होने के दौरान सबसे जो बेसिक जो चीज़ है वो क्या है, डीएनए की कॉपी करना। डीएनए किसका, हमारे माता पिता का डीएनए। ठीक है, उसकी कॉपी होती है। ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिका विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। जब डीएनए की फोटोकॉपी होती है, डीएनए समझ लीजिए जैसे कि एक आपके पास ओरिजिनल पेज है, उसकी आपने डुप्लीकेट कॉपी करनी है, तो ओरिजिनल पेज को तो हम बोलेंगे डीएनए। ठीक है, उसकी कॉपी करनी है हमने। ठीक है, ठीक, आज बस समझ में। तो डीएनए क्या है आपके पास, वो ओरिजिनल पेज है जिसकी हमने कॉपियां बनानी, कॉपियों के इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिकृति बनाना। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं या क्रियाएं होती हैं। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं। जब डीएनए की जब कॉपी होती है तो कॉपी होने से 2 कॉपियां बन जाती हैं। ठीक है, डीएनए की, तथा उनका एक दूसरे से अलग होना भी आवश्यक है। परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रति, मतलब 2 कॉपियां हैं तो एक, ऐसा तो है नहीं कि एक कॉपी हमारे पास, मतलब 2 कॉपी आई तो हम क्या करेंगे, एक कॉपी को अपने पास रख लें और एक कॉपी को ऐसे ही उठा के बाहर फेंक दें, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोश की संरचना तो नहीं होगी। मतलब जो दूसरी डीएनए होगी उसके पास वो कोशिका द्रव्य वगैरह नहीं होगा जिसके कारण वो अपने आप को जीवित रख सके। ठीक है, तो इसके बाद डीएनए की प्रतिक्रिया, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जब मतलब डीएनए की 2 कॉपियां बनती हैं तो उसके कॉपी बनने के साथ साथ वहाँ पर कोशिका संरचनाओं का भी सृजन होने लग जाता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती हैं, परिणाम स्वरूप
अनुरूप एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है। मतलब जब एक कोशिका, जब डीएनए की कॉपी होगी, कॉपी होने से कोशिका जो बनेगी है ना, उस कोशिका के अंदर 2 डीएनए की कॉपियाँ होंगी, ठीक है। लेकिन ठीक है, वो कोशिका क्या होगी, धीरे धीरे वो भी डिवाइड होना चालू हो जाएगी, ठीक है। वो कोशिका धीरे धीरे डिवाइड होना चालू हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, एक कोशिका के अंदर एक कॉपी आ जाएगी, दूसरी कोशिका के अंदर दूसरी कॉपी आ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा ये हमारे पास क्या है, एक डीएनए, ठीक है। तो जब इसकी जो कॉपी होगी, ठीक है, इसकी कॉपी होने से हम लिया यहाँ पर एक कॉपी यहाँ, एक कॉपी ये बन गई, 2 कॉपियाँ बन गई, ठीक है। तो क्या होगा, हर एक कॉपी का अपना अपना क्या होगा, कोशिका द्रव्य होगा। इसका कोशिका द्रव्य मान लिया हमने, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब डीएनए की कॉपी होती है, डीएनए की कॉपी होने पर वहाँ पर उसकी 2 कॉपियाँ बनती हैं। 2 कॉपियाँ इसलिए बनती हैं, 2 कॉपियाँ बनती हैं तो उसके लिए 2 कोशिका, वहाँ पर 2 कोशिकाओं का निर्माण भी होता है और उसकी सहायता से दोनों जो कॉपियाँ हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यह दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान होती हैं, ठीक है, परंतु वे पूर्ण रूप से समरूप नहीं है ना। एक मैंने कहा ना, एक समान है मतलब लगभग एक समान होती है, लेकिन पूर्ण रूप से एक जैसी नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं होती, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं यह दोनों कि कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूप में विश्वसनीय नहीं होती। मतलब जब भी कोई रासायनिक प्रक्रिया होती है तो पूर्ण रूप से वो ठीक नहीं होती, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रतिक्रिया की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी। मतलब जब डीएनए की कॉपी हो रही होगी तो थोड़ा बहुत परिवर्तन ये निश्चित है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि जब रासायनिक प्रक्रिया होती है पूर्ण रूप से ठीक ठाक नहीं होती हैं, ठीक है। परिणामतः बनने वाली डीएनए की जो प्रकृतियाँ होंगी वो एक समान तो होंगी, परंतु उनके मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होगा। मतलब जो मौलिक डीएनए है वो एक जैसा, एग्जैक्ट एक जैसा नहीं होगा। हो सकता है कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हों कि डीएनए की नई प्रकृति अपने कोश के संगठन के साथ समायोजित ही ना हो पाए और इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाएंगी। मतलब जो कोशिका, मतलब जो डीएनए कॉपी बनी वो इतनी ज़्यादा उग्र हो गई, मतलब उसके अंदर इतनी ज़्यादा परिवर्तन आ गई कि वो अपनी कोशिका द्रव्य के साथ बिल्कुल भी साठ गांठ नहीं, मतलब उसका जो संगठन उसके साथ समायोजित नहीं हो पाएगा, उसके साथ जीवित नहीं रह पाएगा। तो इस प्रकार की जो डीएनए होगी वो, मतलब जो इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती है, ठीक है। और दूसरी ओर जो डीएनए प्रकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती, अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय मतलब पार्ट नंबर 9 में करेंगे। अब पढ़ते हैं विभिन्नता का महत्व, मतलब कि विभिन्नता का महत्व क्या है, ठीक है। इसका मतलब जो जब डीएनए की कॉपी होती है तो उसमें जब थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है तो उसके कारण क्या है, पृथ्वी पर नए नए जीव बनते हैं, ठीक है। या फिर उनके अंदर तो उनके कोशिका में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, तो डीएनए में परिवर्तन आएगा तो उसके कारण क्या होगा, वो जीव थोड़े से भिन्न भिन्न बनने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो उसके जब अलग अलग जो जीव बनेंगे, मतलब एक ही जीव है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलेंगी। इसका मतलब, इसका कारण क्या, मतलब इसका महत्व क्या है, मतलब जीवों के विभिन्न होने का महत्व क्या है। मान लीजिए पृथ्वी पर, मान लीजिए बहुत सारे जीव हैं और ठीक है, और पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण क्या होगा कि पृथ्वी का जब तापमान बढ़ जाएगा तो हमने देखा हमारे बहुत सारे जीवाणु हैं, ठीक है। उसमें से कुछ जो जीवाणु हैं, मतलब बहुत सारे जीवाणु हैं, उसमें से बहुत अधिकतर जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि तापमान बढ़ गया। वो जो जीवाणु हैं वो उस तापमान को सह नहीं पाए, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ एक जीवाणु रह जाते हैं जो उस तापमान को सह सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो वो जो जीवाणु है वो तापमान को इसलिए सह पाए क्योंकि जब उनके डीएनए की कॉपी हुई तो उनके अंदर थोड़े बहुत परिवर्तन आ गए और जिसके कारण वो इस तापमान को सहने के सक्षम बन सके, ठीक है। तो इस तरीके से कि जो विभिन्नता आ रही है वो पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पे विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणु, मतलब कोई जीवाणु है वो ठंडे जल में उसे आराम से रह सकता है, ठंडे जल में उसे कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब अगर उसी जीवाणु को हम, तो ठंडे जल में रहता है, लेकिन जब तापमान बढ़ने के कारण, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा तो पानी का तापमान बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, तो अधिकतर जीवाणु नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। परंतु जो ऐसे जीवाणु जो ऊष्मा को सह सकते हैं, उनमें तो वो अपने आप को
क्या करें, अपने आप को बचा लेंगे और अपनी वृद्धि करते रहेंगे। ठीक है, अतः विभिन्नताएं जो है स्पीसीज़ की उत्तरजीविता मतलब पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या है, उपयोगी होती हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा, डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है और जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए क्यों आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है एकल जीवों में प्रजनन की विधि। एकल जीवों में प्रजनन की विधि। ठीक है, तो बेटा देखो, जो एकल जीव कौन से होते हैं समझते हैं आप। ठीक है, एकल जीव कौन से होते हैं, देखिए एकल जीव जो होते हैं, कहा जाए जीव जो है वो दो प्रकार के हैं, बोल सकते हैं। एक तो होते हैं हम एक कोश के, एक होते हैं बहुकोश के। ठीक है, तो एक कोश के जीवों को हम एकल जीव कहते हैं, बहुकोश के जीव जैसे एकल जीव में हमारा अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम है, ये सारे एकल जीव हैं। ठीक है, बहुकोश के जीव में मनुष्य हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या आते हैं, ये सभी बहुकोश के, मतलब ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्रियाकलाप 8.1 दिया गया है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि 100 ml जल में लगभग 10 ग्राम चीनी को घोल लेते हैं और फिर उसे इस एक परखनली में इसका जो घोल है 20 ml लेकर उसमें एक चुटकी ईस्ट पाउडर डाल दे दें। ठीक है, फिर आप देखिए क्या होता है। परखनली के मुख को रुई से ढककर किसी गर्म स्थान पर रखिए। 1 या 2 घंटे पश्चात परखनली से ईस्ट संवर्ध की बूंद स्लाइड पर लेकर उस पर कवर स्लिप रखिए। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का परीक्षण कीजिए। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे ईस्ट को, तो यहाँ पर देखेंगे ईस्ट की वृद्धि हो रही होगी। ठीक है, अगला है क्रियाकलाप, डबल रोटी के एक टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे, नर्म तथा अंधेरे स्थान पर रखें। आवर्धक लेंस की सहायता से स्लाइस की सतह का निरीक्षण कीजिए। ठीक है, जब हम उस डबल रोटी को देखेंगे, आपने देखा होगा घर में कई बार ब्रेड लेके आते हैं, जब उसे ठीक है उसमें से 2-4 पीस जब रह जाते हैं हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, जब वो फ्रिज में रखा रह जाता है, तो भी क्या देखते हैं ब्रेड के ऊपर एक फफूंद सफ़ेद कलर का पाउडर सा अपने आप आ जाता है। ठीक है, वो जो फफूंद है उसी को हम अंग्रेजी में फंगस कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में और वैसे विज्ञान की भाषा में उसे कवक भी बोल सकते हैं। फंगस जो एक प्रकार कवक होता है। ठीक है, तो इस चर्चा के बाद जनन किस प्रकार कार्य करता है, ये हम जानते हैं कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। विभिन्न जीवों के जनन की विधि उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है, मतलब जीवों का जो जनन करने का तरीका है वो अलग अलग होता है, क्योंकि उनका शरीर भी अलग अलग प्रकार का है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो विधि है वो है विखंडन। ठीक है, तो विखंडन क्या होता है, एक कोश के जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। मतलब कोशिका जो होती है, मतलब जो एक कोशिक जीव होते हैं उनमें उनकी जो कोशिका होती है वो धीरे धीरे करके 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है या फिर टूट जाती है, तो इससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, हमारा एक जीव है ये। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे ये जो कोशिका है टूटकर 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी और इस प्रकार यहाँ पर 2 जीव बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो जनन होता है इसे हम विखंडन कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का जो विखंडन है वो हमें अमीबा में, पैरामीशियम में देखने को या फिर प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। ठीक है, और अमीबा में यह जो विखंडन होता है ये किसी भी तल से संभव है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे चित्र में भी देख रहे होंगे ना, यहाँ पर ये अमीबा का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, एक अमीबा एक कोशिका है, इसकी। ठीक है, धीरे धीरे देखो अभी इसकी कोशिका मतलब बड़ी हो रही है। ठीक है, फिर धीरे धीरे बड़ी होते होते फिर ये 2 भागों में हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिर यहाँ से एक भाग इसका ये अलग हो जाएगा, एक भाग यहाँ इसका अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, यहाँ पर एक कोशिका जो है वो धीरे धीरे टूट कर 2 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर एक जीव से दो जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रजनन को हम बोलते हैं विखंडन। ठीक है, और अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। अमीबा एक मतलब द्विखंडन मतलब हो गया अमीबा का जो एक कोशिका है, एक कोशिका जो अमीबा की वो 2 भागों में मतलब 2 कोशिकाओं में टूटकर परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अच्छा, परंतु कुछ एक कोश के जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरणार्थ कालाजार के रोगाणु या लेशमानिया। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये वाला चित्र, ये क्या लेशमानिया है, इसमें क्या रखा है, इसके जो एक सिरे पर कोड़े के समान संरचना होती है। जो सिरा देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये कोड़े जैसी संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन देखिए निर्धारित तल से होता है। अमीबा में तो द्विखंडन कहीं से होता है, अमीबा में जो होता है मतलब विखंडन वो कहीं से भी हो सकता है, मतलब किसी भी हिस्से से वहाँ पे 2 जीव बन सकते हैं। लेकिन
जो इस प्रकार के जीव जैसे कि कालाजार के रोगाणु, लेशमानिया, इनमें क्या होता है, इनके एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है और इनमें जो द्विखंडन होगा वो यहीं से होगा सिर्फ। ठीक है, आगे बात समझ, मतलब एक निर्धारित तल से होगा। बाकी देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा सिर्फ जो जीव एक कोशिकीय हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे बहुकोशिकीय वाले के लिए। तो मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव, अच्छा हाँ, ये तो हमने पढ़ा द्विखंडन, इसके बाद पढ़ेंगे बहुखंडन। ठीक है, तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अनेक एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। यहाँ तो हमने क्या देखा, एक जीव से दो जीव बन रहे हैं सिर्फ। ठीक है, ये तो हो गया द्विखंडन, एक से दो बनना द्विखंडन कहलाया। ठीक है, एक दूसरा बहुखंडन, बहुखंडन का नाम से समझ में आ रहा है, मतलब एक जीव से जो बहुत सारे जीव बन जाएं तुरंत। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बहुखंडन। ठीक, तो ये किस में होता है, ये होता है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोश के जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे चित्र देख रहे होंगे ना ये, ठीक है, ये प्लाज्मोडियम का चित्र दे रखा है यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये फिर इनसे एक अलग, इनसे क्या होगा, बहुत सारे जीव बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक है खंडन क्या होता है। ठीक, किसी झील अथवा तालाब किसी जिसका जल गहरा हरा दिखाई देता हो, जिसमें तंतु के समान संरचनाएं हो, उससे कुछ जल एकत्र कीजिए। एक स्लाइड पर एक अथवा दो तंतु रखिए। इन तत्वों पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालकर कवर स्लिप से ढक दीजिए। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, देखिए, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। मतलब ऐसे जीव जिनकी संरचना बहुत ही आसान होती है, उनमें जनन करने की विधि भी बहुत ही सरल होती है। ठीक है, उदाहरणार्थ स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। जो स्पाइरोगायरा है वो जब पूरा विकसित हो जाएगा, पूरा बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर होने के बाद उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और हर एक टुकड़े से फिर क्या होगा, हर एक टुकड़े अथवा खंड फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे बड़ा होकर एक पूर्ण जीव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को तो हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं खंडन। ठीक है, परंतु यह सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं, मतलब सभी बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों नहीं होता सभी बहुकोशिकीय जीवों में, वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका, क्योंकि सभी जीवों में जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित नहीं हो सकती, क्योंकि सभी जीवों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग काम की अलग अलग कोशिकाएं पहले से ही दी हुई हैं। जैसे कि अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों के अंदर ये खंडन संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर जो कोशिकाएं, हर एक कोशिका का एक अपना अपना स्पेशल काम है। ठीक है, आई बात समझ में, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती हैं। क्योंकि विशेष कार्य करने के लिए हमारे हाथों का काम अलग है, तो हाथों के लिए जो कोशिकाएं बनी होंगी वो अलग होंगी। जैसे हमारा हृदय का काम अलग है ना, तो उसकी जो कोशिकाएं होंगी वो अलग प्रकार की होंगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से कह रहे हैं हम, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती हैं तथा उत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में इसकी स्थिति भी निश्चित होती है कि यह अंग कहाँ पर होगा। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यवहारिक है, मतलब ऐसी स्थिति में हर कोशिका का विभाजन संभव नहीं होता। अतः बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। इसी सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मतलब जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या होता है, जनन करने के लिए स्पेशल एक विशेष क्या होता है, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो सिर्फ जनन का ही कार्य करती हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या देखा, पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। मतलब ऐसे जीव जो पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुके हैं, उनके कायिक भाग से, कायिक भाग का मतलब ये है कि उनके स्पेशल पार्ट्स होते हैं। जैसे कोई जीव है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे साथ में जो चित्र बना हुआ है ना, ये चित्र आप देख रहे हैं साथ में ना, यहाँ जो प्लेनेरिया का चित्र है ये। ठीक है, तो इसके सभी भागों से जनन संभव नहीं है। इसके कुछ एक भागों में जहाँ पर क्या होगा, जो से कायिक भाग होंगे, मतलब जहाँ से नए जीव उत्पन्न हो सकते हैं, सभी भागों से उत्पन्न हो सकता है। खंडन में तो क्या था कि उसके मतलब जो जीव था जब वो व्यस्क हो जाता है तो व्यस्क होकर जब छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है, फिर हर एक टुकड़े से एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, मतलब हर एक टुकड़े से बन जाएगा। लेकिन
लेकिन यहाँ पर जो पुनर्जनन है इसमें ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ जो जीव जो है उसके कायिक भाग से, सिर्फ कायिक भाग मतलब एक ऐसा भाग जहाँ से जहाँ से मतलब जिससे एक नया जीव बनने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है, सिर्फ वहीं से, यानी कि हर एक भाग से हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं जैसे कि मान लिया कोई एक जीव बनाया हमने, कोई एक यहाँ पे हमने जीव बनाया, इसका एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, ठीक है। तो हम ये करें इसके कायिक भाग से, मान लीजिए कायिक भाग इसका ये है और ये है, ठीक है। तो सिर्फ इसके इस वाले भाग से और इस वाले भाग से ही नया जीव बन सकता है और किसी भाग से नया जीव उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर पुनर्जनन में, ठीक है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव शत विशत हो जाता है तथा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो इससे इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह पुनरुद्भवन कहलाता है, ठीक है। हर एक टुकड़ा मतलब जिसके कायिक वाले टुकड़े की बात कर रहे हैं। पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा, लिखा ना, पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इसके लिए विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अन्य कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं उत्तक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप से एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं, ठीक है। परंतु पुनर्वर्धन जनन के समान नहीं है। जो पुनर्जनन जो है ये जनन के समान नहीं है, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। प्रत्येक भाग को लिखा ना, प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर यहाँ पर नया जीव उत्पन्न नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद आता नया अगला टॉपिक है मुकुलन। क्या होता है मुकुलन, ठीक है। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग, यहाँ पे आप जो चित्र देख रहे हैं ना, ये हाइड्रा का चित्र है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं, ठीक है। हाइड्रा में जो कोशिकाएं होती हैं वो नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हाइड्रा है इसमें क्या हो रहा है, नियमित विभाजन के कारण इसके एक स्थान पर क्या आ रहा है, थोड़ा सा उभार, मतलब थोड़ा सा उठ जाता है ये, ठीक है। और यह उभार वृद्धि करता हुआ एक नन्हे जीव में बदल जाता है, और जब यह जीव पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो ये होकर जनक से, जब ये पूरा बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होने के बाद क्या होगा, ये अपने जनक से मतलब अपने पेरेंट्स से अलग होकर एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब अगला आता है कायिक परिवर्धन, ठीक है। एक मिनट देख लें इसके पीछे का, हमने कुछ टॉपिक छोड़ तो नहीं दिया, ठीक हो गया। हाँ, कायिक परिवर्धन क्या होता है, ठीक है। ऐसे बहुत से पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। कायिक परिवर्धन का मतलब होता है जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बीज उत्पन्न नहीं करते, ठीक है। जैसे केला हो गया, ठीक है, और गुलाब हो गया, ठीक है, ये बीज उत्पन्न नहीं करते, तो फिर इनके जैसे नए पौधे कैसे बनेंगे। तो ऐसे पौधों के जो जड़ होता है, तना होता है, पत्तियों से नए पौधे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां युक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं, ठीक है, ठीक। और पर्तन, कलम अथवा रोपण जैसे कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है ना। जैसे गन्ना हो गया, गुलाब है तथा अंगूर, इससे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने बताया ना आपसे, क्योंकि जिनमें बीज नहीं होते, जैसे अंगूर हो गया, गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, इनके बीज नहीं होते, तो इनके कुछ भाग जैसे तना हो गया, जड़ हो गया, पत्तियों का इस्तेमाल करके इनसे नए पौधे विकसित किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ ध्यान रखनी है यहाँ पे कि कायिक प्रवर्धन द्वारा लगाए गए पौधों में बीज द्वारा लगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प और फल कम समय में लगने लगता है। मतलब जो पौधा कायिक प्रवर्धन से तैयार हुआ है और जो पौधा बीज से तैयार हुआ है, तो बीज वाले पौधे में तो जो पौधा बीज से बना है उसमें तो फल और जो फूल काफ़ी देर से आएंगे, लेकिन जो पौधा कायिक प्रवर्धन से तैयार हुआ है उसमें फल और बीज काफ़ी जल्दी आने लग जाते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, ठीक है।
कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। मतलब जो कायिक प्रवर्धन में जो पौधा बनेगा वो अपने जनक पौधे का एकदम हूबहू कॉपी होगा, मतलब उसके अंदर कोई भी परिवर्तन आने की गुंजाइश 0% है। लेकिन अगर बीज से पौधा तैयार करेंगे तो उसके अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन आने की संभावना होती है। ठीक, चलते हैं आगे। फिर जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, एक क्रियाकलाप दिया गया, एक आलू लेकर उसकी सतह का निरीक्षण कीजिए। क्या इसमें कुछ गर्त दिखाई दे रहे हैं? आपने देखा होगा आलू जो होता है, आलू जैसे सर्दियों के मौसम में कुछ समय के लिए रख दीजिए तो उसमें छोटी छोटी गांठ निकल आती है ना, आँख, जिन्हें हम आलू की आँख बोलते हैं। यहाँ से होता क्या है, अगर हम उस आलू के उन हिस्सों को काट लें जहाँ से वो आँख निकल रही है, उनको काट के मिट्टी में गाड़ दें, तो आप क्या देखेंगे, उसमें से एक पौधा नया उगना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके को, तो ये एक प्रकार का क्या है, कायिक प्रवर्धन है। ठीक, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, ब्रायोफिलम। ये एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां जब ज़मीन पे गिर जाती हैं, जैसे वो मिट्टी के संपर्क में आती हैं और उच्च तापमान और नमी के संपर्क में आती हैं, तो क्या होता है, इसके पत्तियों के कोने से ही नए पौधे उगने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है कायिक प्रवर्धन का। ठीक है, इस प्रकार बायोफिल्म की पत्तियों के कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती तथा नए पौधों में विकसित हो जाती हैं। ठीक है, तो उत्तक संवर्धन क्या होता है? उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधों के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधों के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। मतलब उत्तक संवर्धन जो होता है, इसमें क्या क्या करते हैं, पौधों के उत्तक जो होते हैं, उसके टिश्यू जो होते हैं, कोशिकाएं अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से, मतलब पौधों का शीर्ष होता है उससे अलग करके उससे नए पौधे बनाए जाते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक, अच्छा ये जो कोशिकाएं होती हैं उनको वहाँ से काट कर पौधे से अलग करके एक कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जहाँ से इन्हें भोजन और जल मिलता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं, जिसे हम कैलस कहते हैं। ठीक है, कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं पौधे को। फिर ठीक है, फिर जब वो वहाँ से जब एक बीज या छोटा सा पौधा बनकर तैयार हो जाता है, तो फिर इस पौधों को मिट्टी में रोप देते हैं। ठीक है, जिससे कि वृद्धि या विकसित होकर वो नया पौधा बन जाए। ठीक है, उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग मुख्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है उत्तक संवर्धन आपको। ठीक है, अब अगला आता है बीजाणु समासंग क्या होता है। यहाँ जो चित्र देख रहे हैं, चित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये राइजोपस का चित्र है। अनेक सरल बहुकोश के जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो सरल बहुकोषीय जीव होते हैं उनके अंदर जो जनन की संरचनाएं होती हैं काफ़ी विशिष्ट होती हैं, अलग होती हैं। अब जो हमने क्रियाकलाप 8.2 किया था, वहाँ पर क्या देखा था, ब्रेड को अगर हम कुछ समय के लिए उसे हम फ्रिज में रख दें, मतलब इस्तेमाल ना करें या बाहर रख दें, तो क्या होगा, धीरे धीरे उस पर फंगस जमना अपने आप चालू हो जाएगा। ठीक है, उस फंगस को अगर हम ध्यान से एक लेंस की सहायता से देखें तो फिर चित्र दिखाई देगा, वो ऐसा चित्र दिखाई देगा जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ऐसा चित्र कुछ दिखाई देगा। ये फंगस एक प्रकार का, ठीक है, जो देखने में धागे जैसी जिसकी संरचना होती है। ठीक है, यह राइजोपस का कवक जाल है, ये एक टाइप का राइजोपस है। ठीक है, ये जनन के भाग नहीं है। ठीक है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं जनन में भाग लेती है। यहाँ पर जो छोटे छोटे जो आप बॉल दिख रहे हैं, ये जो बॉल हो गई, ये हो गई है ना, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये कहते हैं ये पूरा भाग नहीं लेता, ये जो गोले हैं ना, इन गोलों के अंदर क्या होता है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। ठीक है, ये गुच्छ बीजाणु धानी है, इनके अंदर छोटे छोटे बीजाणु होते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे इस वाले चित्र में देख रहे होंगे, इसके जब इस गोले को हमने फोड़ के देखा तो छोटे छोटे से बीज से दिखाई देते हैं। ठीक है, इन्हें हम बीजाणु बोलते हैं, जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इनसे फिर नए जीव उत्पन्न होते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी सी भित्ति होती है, देख रहे हैं ना आप, जो बीजाणु एक बॉल के अंदर बंद है। ठीक है, इनके मतलब बीजाणु के चारों तरफ एक मोटी सी दीवार होती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में
जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। मतलब इस दीवार का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर बहुत छोटे छोटे से मान लीजिए आपने सरसों के दाने भर रखे हैं, ठीक है, तो गुब्बारे की दीवार क्या करेगी, वो उन सरसों के दानों को क्या करेगी, वो प्रतिकूल परिस्थितियों से उनकी रक्षा करेगी, ठीक है। और जब अनुकूल स्थितियाँ मिलेंगी, जैसे कि नम हवा, नम सतह मिल जाएगी, तब वो क्या होंगी, वो जो दीवार होगी वो फट जाएगी और फिर जो बीजाणु हैं वो उस नम सतह के संपर्क में आ जाएंगे और फिर वो वृद्धि करने लग जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, बीजाणु समासंग। और इसके बाद तो जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका डाउट कोशिश करूँगा अगली वीडियो में आपके डाउट को दूर कर सकूँ, ठीक है। और आपको अगर किसी और चैप्टर का टॉपिक समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस चैप्टर पे वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।